ले बेटा चाय पी ले। माँ क्या हुआ, राधिका कहाँ गई? आज आप चाय लेकर आई हो, क्या सोकर नहीं उठी है राधिका? देखना बेटा शाम के 5 बज गए हैं, तू भी ऑफिस से आ गया है लेकिन वो अभी तक सोकर नहीं उठी है। अब क्या बताऊं, रोज का ऐसा ही है बेटा। शादी से पहले ही तुझे मैंने कितना मना किया था कि बेटा मत कर उस लड़की से शादी, मत कर उस लड़की से शादी, लेकिन नहीं, तूने बिल्कुल भी नहीं माना मेरी बात। तुझे तो उस लड़की के प्यार का ऐसा भूत सवार था कि तुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा था उसके अलावा। तेरे ऑफिस जाने से पहले तेरे सामने तो इतना काम करती है तुझे दिखाने के लिए, और तेरे जाते ही अपने कमरे में मोबाइल पकड़कर बैठ जाती है, वहीं जाकर खाना पीना खाती है और थाली लाकर किचन में रख देती है। उसके बाद सारा काम मैं ही करती हूँ बेटा। माँ शादी के पूरे 3 महीने हो गए लेकिन आज तक तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन आज आप ऐसा बता रही हो। अरे बेटा तेरा कहने का मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं क्यों झूठ बोलूंगी बता भला। तेरी बीवी कोई मेरी दुश्मन तो नहीं है, मेरी बहू है, मैं उसके बारे में अच्छा ही सोचूंगी, कोई बुरा तो नहीं सोचूंगी। हे भगवान, वो लड़की तो मुझे पसंद भी नहीं थी, फिर भी मैंने अपने बेटे की खुशी के कारण उस लड़की से अपने बेटे की शादी कराई, लेकिन आज मेरा बेटा ही मुझे ही गलत समझ रहा है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे नहीं नहीं माँ, मैं आपको गलत नहीं समझ सकता, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी हो, आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकती हो माँ, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप चिंता मत करिए माँ, मैं राधिका से बात करता हूँ, वो क्यों ऐसा कर रही है आपके साथ। नहीं नहीं बेटा तू ऐसा कुछ मत बताना उसको, नहीं तो वो सोचने लगेगी कि मैं तेरे कान भर रही हूँ उसके खिलाफ। तू चाय पी ले बेटा, मैं मोहल्ले वाली कमला चाची के पास से बैठ कर आती हूँ, दिन भर से घर के काम कर रही हूँ, थक गई हूँ, थोड़ी देर अपना मन बहला कर आती हूँ मैं कमला चाची के पास से। हाँ ठीक है माँ, जाइए जाइए। राधिका माँ के साथ ऐसा करेगी कभी मैंने सोचा नहीं था, मुझे नहीं पता था राधिका शादी के बाद इतनी बदल जाएगी। मैं तो उसे कितनी अच्छी लड़की समझता था, लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। ये क्या राधिका, तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हें जरा भी अकल है कि नहीं? 5 बज रहे हैं, ये कोई सोने का वक्त है क्या? आज काम ज्यादा हो गया था, इसलिए थकान के कारण आज पता नहीं चला कैसे कैसे आंख लग गई मेरी। अरे कौन सा ऐसा भारी काम कर रही हो तुम जो तुमको काम ज्यादा हो गया? ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है ना इतने बड़े घर में कितना काम होता है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो भला? अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हें घर का ही काम करना है, कहीं बाहर जाकर नौकरी नहीं करना है। घर के काम करने में तुम इतनी थक जाती हो, ना जाने बाहर का काम करती तो और क्या होता। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है तुमसे शादी करने का फैसला शायद मेरा गलत था। आपने ऐसा बोलते हुए जरा भी एक बार नहीं सोचा कि आप ऐसा बोलेंगे तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? आपने मुझसे शादी करके गलत फैसला लिया है। मैंने तुम्हें ऐसा क्या ही बोल दिया जो तुम इतने लंबे लंबे आंसू बहाकर रो रही हो? अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें ऐसा बोल दिया। प्लीज राधिका, मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालो, मैं तुम्हारा दिल दुखाना बिल्कुल नहीं चाहता था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। राधिका तुम्हें तो पता है माँ तुम्हारी और मेरी शादी के खिलाफ थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारे और माँ के रिश्ते खराब हो। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारे रिश्ते और माँ के रिश्ते में मिठास बनी रहे। देखो राधिका, अभी माँ के दिल में तुम्हारे लिए जगह बनना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तुम ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो जिससे माँ तुमसे जरा भी नाराज हो। बोला ना बाबा, सॉरी, अब तो मान जाओ, आंसू बहाना बंद करो, तुम्हारे एक एक आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं। चलो यार प्लीज चलकर खाना बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब गुस्सा थूक दो। ठीक है बना रही हूँ, चलिए आप मुंह हाथ धुलिए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। लगता है राधिका को मेरी बातों से आज बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है। मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर के बोल दिया राधिका से। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि राधिका हमेशा खुश रहे, उसे इस घर में किसी प्रकार की कमी ना हो। माँ वैसे ही राधिका को कम पसंद करती हैं। और सुना कांता, तेरी बहू कैसी है? मैंने सुना है बड़ी सुंदर बहू लाया है तेरे बेटे ने। अरे जीजी, सुंदरता को क्या चाटेंगे? अपने साथ में 4 गृहस्थी का सामान नहीं लेकर आई है, ऐसी बहू भला किसी के घर आई है मोहल्ले पड़ोस में? बताओ आप ही। देख कांता, लोहे लंकड़ की चीज जिंदगी भर नहीं पूछती है, इंसान अच्छा होना चाहिए। कम से कम तेरी बहू अच्छी रहेगी तो तुझे बुढ़ापे में 1 लोटा पानी तो देगी। जीजी मैं तो सच बताऊं, वो लड़की तो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी, मैं तो अपने बेटे की जिद के कारण हार गई, वरना मैंने अपने बेटे के लिए करोड़पति घर की लड़की देखी थी। लेकिन क्या ही बताऊं जीजी, उस डायन ने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया था जिसके चलते मेरा बेटा उसके प्यार के जंगल में फंस गया और उससे शादी करने के लिए इतनी जिद करने लगा कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं। उसने साफ बोल दिया था यदि राधिका से मेरी शादी नहीं होगी तो मैं और किसी से शादी नहीं करूंगा, चाहे जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़े मुझे। इतना दहेज इतना दहेज इतना दहेज लाती जीजी, जो लड़की मैंने पसंद की थी ना अपने राकेश के लिए, पूरा घर भर जाता दहेज से, 4-4 ट्रक भर के सामान आता। इतने बड़े घर की बेटी देखी थी मैंने अपने बेटे के लिए। अरे कांता, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरी बड़ी बहू दहेज लेकर नहीं आई तो क्या हुआ, छोटी बहू अच्छे बड़े घर की देख लेना। तेरा छोटा बेटा राज भी तो शादी लायक हो गया है, उसकी शादी कब कर रही है तू? कब आ रहा है वो अपनी पढ़ाई पूरी करके, ये बता मुझे। हाँ जीजी आपने सही बोला, अगले हफ्ते ही आ रहा है राज, और मैं देखना अपने राज की शादी ऐसे घर में करूंगी सारा मोहल्ला सारा गांव देखते रह जाएगा, इतना दहेज आएगा मेरे राज के साथ। आपने भी क्या आइडिया दिया है जीजी मुझे? जो लड़की मैंने राकेश के लिए देखी थी अब उसी लड़की का रिश्ता मैं अपने बेटे के लिए चलाती हूँ। ठीक है कांता तू बैठ, मैं चलती हूँ, शाम होने लगी है। हाँ ठीक है जीजी जाओ, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, शाम हो गई है। देखती हूँ महारानी खाने में क्या बना रही है आज। महारानी आज खाने में क्या बना रही हो? मम्मी जी आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ और सुबह की दाल भी रखी है, उसे फ्राई कर लूंगी और थोड़ी सी रोटियां बना लूंगी। तुम्हें आलू मटर लौकी पालक गोभी इसके अलावा और कुछ बनाना आता है या नहीं? जब से आई हो तुमने कुछ खास हमें बनाकर खिलाया नहीं है। अरे हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारे माँ बाप खुद इतने गरीब हैं कि दाल लौकी गोभी के अलावा उन्हें बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं है। अब जो तुम्हारे घर में बनता रहा होगा तुम्हें वही तो बनाना आएगा ना।
अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए, अच्छी अच्छी सब्जियां बनाने के लिए पैसे भी अच्छे अच्छे होना चाहिए, जो कि तुम्हारे माँ बाप के पास है ही नहीं। अब बेचारे तुम्हारे माँ बाप के पास जितने पैसे होंगे उसी हिसाब से तो सब्जियां आएंगी ना तुम्हारे घर में। मुझे तो लगता है हफ्ते में 4 दिन तो तुम्हारे यहाँ आलू ही बनते होंगे। और ये क्या बहू, तुम इतने बड़े घर की बहू हो, इतने लखपति घर की बहू हो, और तुम्हारा पति इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, अच्छी खासी तनख्वाह कमाता है तुम्हारा पति। कम से कम अपने आप को ऐसा रखा करो कि लोग देखकर बोले कि हाँ उसकी पत्नी है। ये फटीचरों वाली हालत ना अपने मायके में जाकर बनाया करो। यहाँ रहती हो तो थोड़ा सस सवर कर रहा करो, गहने जेवर थोड़ा भारी भारी पहना करो। इस तरह रहने की जरूरत नहीं है इस घर में। कितना मना किया था हमने हमारे बेटे से, मत कर ऐसी लड़की से शादी, मत कर ऐसी लड़की से शादी, लेकिन नहीं, उसकी भी किस्मत में पत्थर पड़े थे। ऐसा कोई भी काम नहीं करती हूँ मैं जिससे मम्मी जी के दिल को ठेस पहुंचे। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मम्मी जी और मेरा रिश्ता अच्छा बना रहे। 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन मम्मी जी हैं कि ठीक से मुझसे 2 बात भी नहीं करती हैं। हर वो कोशिश करती हूँ मैं, हर वो काम करती हूँ मैं जिससे मम्मी जी मुझसे खुश रहें, लेकिन मम्मी जी हैं कि मेरे किसी भी काम से और मुझसे कभी खुश होती ही नहीं है। माँ, भाभी, भैया, कहाँ है सभी लोग? भैया आ गए आप? मम्मी जी देखिए राज भैया आ गए हैं। अरे बेटा कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गया था तू? कितना दुबला हो गया है, क्या तुझे खाने पीने को मिला नहीं शहर में अच्छे से? मैं और दुबला कहाँ माँ, मैं तो खुद डाइट करने के लिए सोच रहा हूँ। देखिए कितना मोटा होते जा रहा हूँ मैं। जाओ महारानी, खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो? जाओ हमारे बेटे के लिए जल्दी से गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाओ। हमारे बेटे को कम शक्कर वाली कॉफी पसंद है, पता है कि नहीं तुम्हें? हाँ मम्मी जी अभी ला रही हूँ बस। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, मैंने तेरे लिए एक बहुत बड़े घर की लड़की देखी है। कल हम लड़की देखने चल रहे हैं, लड़की वालों को मैंने खबर कर दी है। अरे माँ, क्या शादी वादी के चक्कर में पड़े हो आप? लेकिन ठीक है, यदि आप बोल रहे हो तो चलेंगे हम लड़की देखने। चलिए माँ, जल्दी से चलते हैं लड़की देखने, फिर आकर मुझे ऑफिस की एक मीटिंग भी निपटानी है। हाँ हाँ चलो बेटा, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, तेरी ही रास्ता देख रही थी। राधिका जल्दी आओ, कितनी देर लगा रही हो तैयार होने में? हमें जल्दी चलना है लड़की देखने। अरे बेटा इसे ले जाने की क्या जरूरत है, घर में रहने दे इसे। सारे के सारे लड़की देखने चले जाएंगे तो घर पर कौन रहेगा? लेकिन माँ, मैंने राधिका को पहले ही तैयार करवा लिया है चलने के लिए, उसे भी चलने दो हमारे साथ। मैंने कहा ना ये नहीं चल सकती हमारे साथ, घर में एक जन होना ना कोई देखने के लिए। और दूसरी बात बेटा, बुरा मत मानना, करोड़पति लोगों के यहाँ हम लड़की देखने जा रहे हैं, कोई ऐसे वैसे लोगों के यहाँ नहीं जा रहे हैं लड़की देखने, इसलिए ये हमारे साथ नहीं चल सकती, इसे घर में ही रहने दो। चलो अब बहुत लेट हो गया है वैसे भी, अब चलो भी, क्या खड़े खड़े उसे ही देखते रहोगे? सभी लोग लड़की देखने चले जाते हैं और राधिका को अकेला घर में छोड़कर चले जाते हैं। राधिका को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, चुपचाप बेचारी आंसू बहाकर अपने काम में भिड़ जाती है। राज का रिश्ता पक्का हो जाता है और 1 महीने बाद राज की शादी भी हो जाती है। क्या बात है राकेश बेटा, इस बार तूने मुझे पैसे लाकर नहीं दिया है तनख्वाह के? हर बार तो तेरी इस तारीख तक तनख्वाह आ जाती है ना। अरे माँ, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, कल ही तो पेमेंट आई है, मैंने निकाल कर ला लिया है, मैं ला कर देता हूँ आपको। तू मेरा कितना अच्छा बेटा है, हर बार तनख्वाह लाकर मेरे हाथों में दे देता है। भगवान तेरी जैसी औलाद हर किसी को दे। बेटा आजकल के लड़कों को देखा है मैंने, शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी के हाथ में पैसे देते हैं, लेकिन तू तो बिल्कुल नहीं बदला बेटा। तूने शादी भी किया तो सारे पैसे लाकर मेरे हाथों में देता है। बेटा भगवान करे हर जन्म में मुझे तू ही बेटा बनकर मिले। भगवान तेरे जैसी संतान हर माँ बाप को दे। जीवन धन्य है उस माँ बाप का जिसे तेरी जैसी संतान प्राप्त हो। माँ, आप भी तो कितनी अच्छी हो, मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने आपको मुझे माँ के रूप में दिया है। भगवान हर जन्म में मुझे आप ही दो माँ के रूप में। क्या हुआ माँ, आप अचानक से इस तरह उदास क्यों हो गई? कोई बात है क्या? बताइए मुझे प्लीज। बेटा तू सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में देता है, ये बात तेरी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बात को लेकर वो मुझे क्या कुछ नहीं सुनाती है। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। अब बेटा मैं तो इस घर में ऐसा रह रही हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, उस तरह से मैं इस घर में रह रही हूँ। तेरी बीवी हमेशा मुझे इसी बात का ताना मारती है कि मेरा पति इतना कमाता है, मेरा पति इतना कमाता है, वो तो तुम्हें पाल रहा है, ऐसा वैसा करके कई कुछ बातें सुनाती है। बेटा प्रिया आज तुम्हारी पहली रसोई है, पहली रसोई में क्या बना रही हो तुम? राधिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के प्रति ऐसी बातें तुम्हें बोलते हुए? क्या हुआ, मैंने क्या बोल दिया? मैंने तो मम्मी जी से कोई बात ही नहीं की है अभी। मैं सब जानता हूँ तुम मेरी माँ के लिए क्या सोचती हो। तुम तो ये सोचती होगी ना ये जल्दी से जल्दी मर जाए और सारे घर में मेरा ही राजपाट चले। बस बहुत हुआ राकेश जी, ये फालतू की बातें करना बंद करिए आप। लेते के कोई भी बात के लिए मुझे सुनाने बैठ जाते हैं, मैंने कुछ बोला ही नहीं है अभी। तुम मेरे पीठ के पीछे मेरे माँ के साथ क्या कुछ नहीं करती हो, मुझे सब पता है। मेरी माँ पर इतना अत्याचार करोगी तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कुछ नहीं बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं है मुझे पता नहीं है। मेरी माँ मेरे सामने रो रो कर सारी बातें बताती है। जब मैं सारी तनख्वाह जाकर अपनी माँ के हाथ में रखता हूँ उसके बाद भी तुम मेरी माँ को क्या कुछ नहीं सुनाती हो? तुम्हारा कौन सा हक बनता है? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा सोच समझ कर तो बोलो। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा है मम्मी जी के बारे में, न ही मैंने आज तक मम्मी जी से कभी ऊंची आवाज में बात की है। पता नहीं आपको वो झूठ झूठ क्यों बताती हैं। इतनी मार मारूंगा ना दोबारा मेरी माँ को झूठा बोलने की कोशिश की तुमने तो। बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे नई दुल्हन के सामने आप मुझे इतना कुछ सुना रहे हैं। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो आप मुझे हाथ उठाने के लिए तैयार हैं? अरे मेरी माँ बिल्कुल सही बोलती है, तुम एक नंबर की ड्रामेबाज औरत हो। मेरे सामने कुछ और मेरे जाते ही कुछ और हो जाती हो। अच्छा मेरी माँ ने तो मुझे कितनी बार मना किया था, बेटा मत कर इस लड़की से शादी मत कर, लेकिन मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो तुमसे शादी कर ली मैंने। बस यदि उस समय पे मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज कम से कम मैं सुखी रहता और मेरी माँ भी सुखी रहती।
तुमने मेरी माँ के जीवन को नरक बना दिया है। बेचारी मेरी भोली भाली माँ तुम्हारे साथ रहकर नरक भोग रही है। जब तुम्हारी माँ मुझसे इतनी ही परेशान है तो चलो अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे, चलकर कहीं और अलग रहेंगे। मैं और तुम्हारे साथ अलग रहने चलूं? भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ कभी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। एक गलती पहले ही कर चुकी है मैंने, अब दूसरी गलती नहीं दोहराना चाहता। ठीक है, जब तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है, मुझ पर विश्वास ही नहीं है, तो तुम्हारे साथ रहकर भी क्या करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना, उस दिन चले आना मेरे पास। ठीक है, मायके जा तो रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तलाक के कागजात आएंगे तुम्हारे पास अब। अच्छा, तो बात तलाक तक पहुंच गई। वाह 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 राकेश। राकेश, मम्मी जी मेरे साथ जो भी करती थी मैं हंसकर सारी चीजें बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया है वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे आने से तुम्हारी मम्मी का और तुम्हारा जीवन नरक हो गया है ना। ठीक है, अब आराम से रहो, अब मैं जा रही हूँ इस घर से। हाँ जाओ जाओ, ताऊ किसे बता रही हो, जाओ। दीदी दीदी बात तो सुनिए। भाभी प्लीज गुस्से में कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जो आगे चलकर आपके लिए ही नुकसानदायक हो। प्लीज भाभी रुक जाइए, मत जाइए ना भाभी। देवर जी प्लीज जाने दीजिए, अब मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रुकना है। जिसके लिए मैं इस घर में आई थी, जब उस इंसान को ही मेरी कदर नहीं है तो क्या करूंगी मैं यहाँ रुककर, आप ही बताइए। राज जाने दो इसे, रोकने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो इधर, 4 दिन में अपने मायके से भागती हुई आएगी। भैया ये अच्छा नहीं हुआ, भाभी को आपको रोक लेना था, भाभी बहुत अच्छी हैं। तेरा कहने का मतलब क्या है राज? क्या हम लोग खराब हैं? अरे उसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है, तुझे क्या पता। राकेश बेटा, कल ही कोर्ट जाकर तलाक के कागजात तैयार करवा और जाकर इसके मुंह पर फेंक देना। तू देखना बेटा, इतनी अच्छी लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी, इतनी करोड़पति घर की लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी, सारा गांव देखते रह जाएगा। ये देख, मैंने अपने राज की शादी करवाई है अपनी मर्जी से। कितने बड़े घर की लड़की है, कितना जेवर कितना दान दहेज लेकर आई है मेरी बहू घर में। देख बेटा, तेरे मन की बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, आखिर तेरी माँ हूँ मैं। लेकिन बेटा इस तरह मन उदास करके कुछ नहीं होने वाला है। तू कल ही कोर्ट में जाकर तलाक के कागजात तैयार करवा कर ले आ। फिर देख कितनी धूमधाम से कितनी अच्छी लड़की और कितनी अमीर घर की लड़की से तेरी शादी करवाती हूँ मैं। वाह, यहाँ तो मैंने कुछ किया भी नहीं और जिठानी जी अपने आप ही घर छोड़कर भाग गई। कितनी अच्छी किस्मत लेकर आई हूँ मैं इस घर में। अब तो इस घर में सिर्फ मेरा और मेरा ही राज होगा। बेटा ये तुझे क्या हो गया है? तेरी तबीयत क्यों खराब रह रही है? जब से वो कुलक्षणी कुलटा हमारे घर से गई है तब से तेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों रहने लगी है बेटा? मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने अपने मायके में जाकर जरूर से कोई जादू टोना करवाया होगा, जिसके कारण तेरी तबीयत खराब रहने लगी है बेटा। हाँ हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। दीदी मुझे लगती ही थी जादू टोना टोटका करने वाली। फालतू की बातें करना बंद करो तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है भैया की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। और क्या बोलूं बेटा, शहर के सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इसका इलाज करवा लिया है, लेकिन कहीं आराम नहीं लग रहा है इसे। भैया आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, मैंने बहुत बड़े डॉक्टर का पता लगाया है। कल हम उस डॉक्टर के पास चलते हैं, सारी बात समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सी बीमारी है। ठीक है राज, तुम जिस डॉक्टर के पास बोलोगे उस डॉक्टर के पास चलेंगे हम। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है, क्या पता मैं बच पाता हूँ या नहीं। अब तो मेरी दिन ब दिन हालत खराब होते ही जा रही है। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखना, मैं आपको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। भैया आप कहो तो मैं आपके साथ सो जाता हूँ, रात बहुत हो गई है, आप आराम करिए। नहीं नहीं राज, मैं सो जाऊंगा, तू जा, परेशान मत हो मेरे कारण। मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे फोन करके बुला लूंगा। ठीक है भैया। मुझे तो पक्का यकीन है उस उल्टा कुलक्षणी ने ही मेरे बेटे पर कोई जादू टोना करवाया है, जिसके कारण मेरे बेटे को कोई भी दवाई नहीं लग रही है, ना ही उसका रोग पकड़ में आ रहा है। अगले ही दिन राज अपने भाई राकेश को बड़े हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां उसके सारे टेस्ट होते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि राकेश को कैंसर हो गया है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी की बात सुनकर राकेश और राज के पैरों तले जमीन खसक जाती है। राज आकर अपनी माँ से सारी बातें बताता है। बेटा इतनी भयानक बीमारी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि राकेश ठीक हो पाएगा। हम कहाँ से इतना पैसा लगाएंगे उस पर? माँ आप कैसी बात कर रही हैं? भैया ने इतना पैसा कमाया है, इतनी तनख्वाह भैया की आती थी, कुछ तो सेविंग करके रखा होगा उन्होंने। उन पैसों से हम भैया का इलाज कराएंगे, और आजकल ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। अरे कहाँ उसका पैसा है बेटा? कहाँ उसने सेविंग करके रखी है? जितना पैसा सेव किया था उसने अपनी शादी में लगा दिया, बाकी बचे पैसे तेरी शादी में लगा दिया। कहाँ के पैसे बचे हैं? हाँ है, 1-2-3 लाख रुपए हैं। यदि हम सारे पैसे उसके इलाज में ही लगा देंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो भूखों ही मर जाएंगे ना। हमारा पालने वाला कौन है? अब तेरी भी उतनी तनख्वाह नहीं है कि अच्छे से घर चल सके। माँ शहर में एम्स हॉस्पिटल है, मैं वहां जाकर भैया की सारी रिपोर्ट चेक करवा कर आता हूँ और डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ क्या भैया का इलाज हो सकता है या नहीं। हाँ, यदि फ्री में इलाज हो सकता है उसका तो तू जाकर पता कर ले। पैसे की बोलेगा तो पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा उसके इलाज के हिसाब से। ऐसा कहकर अगले ही दिन राज अपने भाई की सारी रिपोर्ट लेकर शहर चला जाता है। माँ कहाँ चली गई? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, मुझे दवाइयाँ भी खानी है। क्या बात है राकेश, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ दे दो खाने के लिए, मैं दवाइयाँ भी खा लूंगा खाना खाने के बाद। हाँ हाँ राकेश, बना रही है छोटी बहू खाना, थोड़ा धीरज रखो, बन जाएगा तब देते हैं। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो 10 ही बजा है, इतने जल्दी तुम्हें खाना चाहिए? तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें छोड़कर भाग गई, अब वो रहती
तो तुम्हारी देखभाल करती, तुम्हें चाय नाश्ता खाना पीना देती। अब बहू की बीबी से या मुझसे उम्मीद लगाना बेकार है बेटा। अब तुम्हें समय से जो मिलता है वो खा लिया करो। क्यों भगवान, क्यों आपने मुझे इतना बड़ा रोग दे दिया? इससे अच्छा होता कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता या मैं तुरंत ही मर जाता, तो वो अच्छा रहता। ये आपने मुझे कैसा रोग दिया है? ना ही जी सकता ना ही मर सकता। राकेश, तुम यहाँ आकर क्यों बैठे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हें कितनी भयंकर बीमारी है। हाँ मम्मी जी, भैया को कितनी भयंकर बीमारी है। और वैसे भी देखिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसा ना हो कि कहीं इनकी बीमारी का असर मुझ पर या मेरे बच्चे पर हो जाए। राकेश बेटा, तुम्हारा इस तरह घर भर में घूमना छोटी बहू के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बच्चे पर भी कोई असर पड़े। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम पीछे वाली कोठरी में जाकर रहने लगो। देखो राकेश बेटा, तुम छोटे से बच्चे नहीं हो, तुम्हें हर बात को हम समझाते रहे। तुम्हें खुद इतनी समझ होना चाहिए, पढ़े लिखे हो तुम। तुम्हारा इस तरह हम लोगों के साथ में रहना हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए तुम छोटी कोठरी में जाकर रहने लगो। जब तक ये कमाता धमाता था तब तक ही मेरे काम का था। अब इसे भला अपने साथ रखकर क्या ही करूंगी मैं। पहले ऐसा था कि मुझे पैसे ला कर देता था, तो मैंने सारे पैसे जोड़ जोड़ कर रख लिए हैं। अब ये मेरे लिए किसी काम का नहीं बचा है। मैं तो एक काम करती हूँ, इसकी पत्नी को फोन कर देती हूँ, वो आकर ले जाएगी इसे। हाँ मम्मी जी, आप दीदी को फोन कर दीजिए, वो आकर ले जाएंगी भैया को। क्योंकि आप तो इनकी सेवा करने से रहीं और मैं तो उनके पास भी नहीं जाऊंगी। इसलिए आप उनकी पत्नी को फोन कर दीजिए। हेलो राधिका। हाँ मम्मी जी बोलिए, कैसे आपने आज मुझे याद कर लिया? 6 महीने हो गए मुझे मायके से ससुराल आए हुए, लेकिन आप लोगों ने एक फोन करके तक मेरी खैर खबर नहीं ली है। बताइए क्या काम है? मैंने तुम्हारी कोई खैर खबर लेने फोन नहीं किया है। तुम्हारे पति को कैंसर हो गया है, आओ उसे आकर लेकर जाओ। यहाँ पर उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। जैसे ही राधिका को अपने पति की बीमारी का पता चला, वो तो बेचारी हक्का बक्का ही रह गई। उसने तुरंत अपने पापा मम्मी से इस बारे में बात की और अपनी पैकिंग करके अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। राकेश, मैंने राधिका को फोन किया है, उसे बताया तुम्हारी बीमारी के बारे में। माँ, क्यों फोन किया आपने उसे? क्यों फोन किया? क्या मतलब क्या है बेटा तुम्हारा? वो तुम्हारी पत्नी है, अभी तुम्हारा तलाक थोड़ी ना हुआ है। उसका पूरा फर्ज बनता है तुम्हारी सेवा करने का। राधिका यहाँ आएगी तो उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा मैं? कौन से मुंह से बात करूंगा? जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत मेरी थी तब मैंने उसका साथ नहीं दिया। माँ की बातों में आकर उसे क्या कुछ नहीं कहा मैंने, जबकि बेचारी हमेशा सही थी। माँ की बातों में आकर मैंने बेचारी को क्या कुछ नहीं कहा। कितने बार उसे जलील किया, कितने बार उसे अपशब्द कहे मैंने। यहाँ तक कि नई बहू के सामने तक मैंने उसे कितना जलील किया है। एक निर्दोष लड़की के साथ मैंने इतना गलत किया है। उसी सब की सजा भगवान ने आज मुझे दी है, जो इतना भयंकर रोग से मेरे शरीर को ग्रस्त कर दिया है। पता नहीं मेरी बीमारी की बात सुनकर आती है कि नहीं, और आएगी भी तो क्या, किसके लिए आएगी? मैंने तो 6 महीने हो गए उसे फोन तक करके उसकी खैर खबर नहीं पूछी है। माँ मेरी व्हील चेयर ला दो, मुझे वॉशरूम तक जाना है। हे भगवान, कैसा शरीर कर दिया है आपने। मैं अपने काम के लिए तक दूसरों पर निर्भर हूँ। ये क्या कर दिया भगवान आपने। ये रही तेरी व्हीलचेयर, तेरे कारण 2 मिनट शांति से बैठ भी नहीं सकती हूँ मैं। क्या है, परेशान करके रख दिया है तूने भी मुझे। जब अपना जीवन दूसरों के ऊपर बोझ बनने लगे ना, तब भगवान से ये दुआ करना चाहिए कि भगवान मुझे जिंदगी से अच्छी मौत दे दे। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? आपको जरा भी अकल है कि नहीं? बोलने से पहले एक बार सोचा तक नहीं आपने? आप अपने बेटे के बारे में ऐसा बोल रही हैं। जब वो सही सलामत थे तब आपको उनसे बड़ा प्रेम था, और आज भगवान ने जब उनको रोगग्रस्त कर दिया है तो आप उनके लिए मौत की दुआ कर रही हैं। शरीर का कोई घमंड मत करिए मम्मी जी, कोई भरोसा नहीं है आपको कब क्या हो जाए। अभी आप अच्छी बैठी हो, कल को क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ए लड़की, हमारे सामने जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है तुझे, आई समझ में? तो होती कौन है हमसे इस तरह से बात करने वाली? तुझे जिस काम के लिए बुलाया गया है वो काम कर और यहाँ से चलती बन। हाँ, मुझे भी यहाँ कोई रहने का शौक नहीं है। मैं भी यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभाने के लिए आई हूँ। मैं इनकी पत्नी हूँ और उस नाते तो मैं अपना पूरा कर्तव्य निभाऊंगी। अब आपको किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपकी सारी सेवा करूंगी। आपकी जिंदगी किसी की मोहताज नहीं रहेगी। अब चलिए उठिए। राधिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं इतना पापी आदमी हूँ? मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। देखो, भगवान ने उन सब चीजों की सजा मुझे दे दी है। ऐसा मत बोलिए, आपने कोई पाप नहीं किया है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जानती हूँ। आप मम्मी जी के बहकावे में आकर मुझे उल्टा सीधा बोलते थे। चलिए, मैं आपको वॉशरूम तक लेकर चलती हूँ। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ जी। 6 महीने में आपने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं कि मैं कैसी हूँ। राधिका, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था उसके बाद किस मुंह से तुमसे बात करता मैं? तुम ही बताओ। मैंने तो इतना गलत किया है तुम्हारे साथ। कोई और लड़की होती तो दोबारा पलटकर मेरी शक्ल भी ना देखती। तुम्हारे जाने के 1 हफ्ते बाद ही मैं बहुत बीमार रहने लगा। उसके बाद धीरे धीरे करते करते इधर उधर के डॉक्टरों से दिखाया, रोग का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद में ये रोग पता चला है। अरे कम से कम एक बार तो मुझे बताया होता कि आपकी तबीयत खराब है। मैं दौड़ी दौड़ी चली आती, जो भी हुआ उसे सब भूल जाती मैं। बस राधिका, ये समझ लो मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, इसलिए तुम्हें फोन लगाने से डर रहा था और तुमसे बात नहीं हो पा रही थी इसी कारण मेरी। लेकिन राधिका, इन 6 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं गया है जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैं कैसे कैसे तुम्हारे बिना रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। मेरे लिए भी आपके बिना रह पाना बहुत मुश्किल था।
मैं भी कैसे कैसे रही हूँ तो मैं जानती हूँ, मैंने भी आपको बहुत याद किया है। लेकिन ये बताइए, आप इस कोठरी में क्यों रह रहे हैं? आप तो हमारे रूम में रहते थे ना, फिर आप यहाँ क्यों आ गए हैं? कुछ मत पूछो राधिका। घर के लोगों को जैसे ही मेरी बीमारी के बारे में पता चला, उन लोगों ने तो ऐसे घर रंग बदलना शुरू कर दिया कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। राज की पत्नी प्रेग्नेंट है, इसलिए माँ ने कहा कि तुम्हारा यहाँ रहना राज की पत्नी के लिए हानिकारक हो सकता है। वो माँ बनने वाली है, इसलिए तुम जाकर कोठरी में रहो, क्योंकि तुमको इतनी भयानक बीमारी है। राधिका, मैं 2 वक्त के खाने के लिए तक तरस गया हूँ। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मेरी माँ ने तो ऐसे रंग बदला है राधिका कि अब तुम्हें क्या ही बताऊं। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी मेरी माँ ने रंग बदला है। माँ छोटी बहू से बात कर रही थी, तब मैंने सुन लिया। माँ बोल रही थी, जब तक ये कमाता था तब तक ही मेरे काम का था। जब से इसने कमाना छोड़ा है और इसको बीमारी लगी है, तब से ये मेरे कोई काम का नहीं है। ये मेरे लिए बिल्कुल बेकाम हो गया है, बिल्कुल बेकार हो गया है। इन 6 महीनों में मैंने अपना जीवन कैसे कैसे बिताया है मैं ही जानता हूँ। नरक से बदतर मेरा जीवन हो गया है। बस एक राज ही था जो मेरे लिए सोचता था, लेकिन बेचारा वो भी क्या करता। घर में कमाने वाला अकेला इंसान वही था, इसलिए वो भी अपनी नौकरी पर वापस चला गया है शहर। आज तक मैंने सुना था पूत का पूत हो सकता है, माता को माता कभी नहीं हो सकती, लेकिन आज मम्मी जी ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया है। कोई और आपके साथ ऐसा व्यवहार करता तो समझ में आता, लेकिन मम्मी जी ने आपके साथ ऐसा किया। छी, मुझे तो शर्म आ रही है उनके ऊपर। जिस बेटे को वो इतना प्यार करती थी, जिस बेटे के बिना वो 1 मिनट रहती नहीं थी, उस बेटे के लिए उन्होंने। आपकी माँ को शुरू से ही पैसों से प्यार था, इसलिए तो वो मुझसे नफरत करती थी, क्योंकि मैंने अपने साथ दहेज नहीं लेकर आया था ना, इसीलिए। हाँ राधिका, तुम बिल्कुल सच बोल रही हो। मेरी माँ 1 नंबर की लोभी और लालची प्रवृत्ति की औरत है। मैं आज तक उसे समझ नहीं पाया, लेकिन जब से मैं बीमार हुआ हूँ तब से मैं ये बात अच्छे से समझ गया। आप चिंता मत करिए, अब हम इस घर में 1 मिनट भी रहने वाले नहीं हैं। चलिए, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर। मेरे घर? मतलब क्या है राधिका? तुम तो अपने मायके में रहती हो ना, फिर? आपको तो पता है मेरे माता पिता कितने गरीब हैं बेचारे। अब वो अपना परिवार चलाते या मुझे पालते। वैसे ही मेरी एक बहन कुंवारी बैठी है, यदि मैं भी घर में जाकर बैठ जाती तो लोग क्या बोलते? वो उसे कौन मांगता फिर? 8-10 दिन तो मैं अपने मायके में रही, उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इसी शहर में किराए के मकान पर रहूंगी और कोई ना कोई जॉब करूंगी। इसलिए मैंने एक अच्छी जॉब ढूंढी और भगवान की दया से मुझे अच्छी खासी जॉब भी मिल गई है और मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, जिससे मेरी घर गृहस्थी आराम से बहुत अच्छे से चल रही है। 5 महीने से मैं इसी शहर में रह रही हूँ जी। राधिका, जब तुम 5 महीने से इसी शहर में रह रही हो तो तुम यहाँ पर क्यों नहीं आई? मेरी खैर खबर क्यों नहीं पूछा तुमने? बस जी यही सोच लीजिए कि हमारी किस्मत में ऐसे ही रहा होगा हमारा मिलना। चलिए मेरे घर चलिए, हम साथ में रहेंगे और वहाँ चल के मैं आपको देखना बहुत जल्द ठीक कर दूंगी। मम्मी जी, मैं अपने पति को अपने साथ ले जा रही हूँ। वैसे भी ये आपके ऊपर बहुत बोझ बन गए हैं और मैं अपने पति को किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने दे सकती। ऐसा कहकर राधिका अपने पति को अपने घर अपने साथ ले जा लेती है। राधिका ने अपने पति को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दिया और उसकी बहुत देखभाल करने लगी। धीरे धीरे करके राधिका का पति 6 महीने के अंदर ही ठीक हो गया और इधर राधिका की सास को लकवा लग गया, जिसके कारण वो अपने हाथ पैर से अपाहिज हो गई। जिस अमीर बहू पर कांता जी बहुत घमंड करती थी, उसी अमीर बहू ने कांता जी का जीना हराम करके रख दिया। अब तो कांता जी बिस्तर में पड़े पड़े बस भगवान से अपनी मौत की दुआ कर रही थी कि कब उन्हें भगवान मौत दे दे। तो दोस्तों, ये है करने का फल। जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, इसलिए अच्छा कर्म करोगे तो भगवान फल भी अच्छा देगा आपको। अब तो कांता जी बिस्तर पर पड़े पड़े एक ही दुआ कर रही थी भगवान से कि उन्हें मौत दे दे और अपनी गलती के लिए बहुत पछता रही थी वो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।